हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा इम्यून डिसरेगुलेशन हो रहा था। तो उतने इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती बिटवीन द सेल्फ एंटीजन एंड द नॉन सेल्फ एंटीजन। तो इस वजह से क्या होता है, जनरली क्या होता है, बाहर के एंटीजन आया, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बट इतने ज़्यादा इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमारे खुद के एंटीजेंस यानी और खुद के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने लगती है, उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। एंड इन एंटीबॉडीज को सर्च करने के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो ये दीज आर द ऑटो एंटीबॉडीज जिसकी अब हम बात करेंगे। सो ये ऑटो एंटीबॉडीज एसएलई में क्लिनिकल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इसी की बात हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में करेंगे, तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना ताकि इन्वेस्टिगेशन तुम्हें समझ में आए। ठीक है। सो ये एंटीबॉडीज किस एंटीजन के अगेंस्ट बन रही है उसके बेसिस पे ये दो टाइप के हैं, एएनए एंड नॉन एएनए। एएनए इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, यानी कि न्यूक्लियस एंड रिलेटेड एंटीजन के अगेंस्ट बन रही है, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोटिक स्पिंडल्स। एंड नॉन एएनए यानी कि किसी और चीज़ के अगेंस्ट बन रही है, जैसे आरबीसी, प्लेटलेट वगैरह, फॉस्फोलिपिड। ठीक है। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द एएनए। एएनए यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। तो जो एएनए है उसके आगे अंदर कुछ एंटीबॉडीज तो ऐसे हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर ल्यूपस, यानी कि अगर वो पॉजिटिव आ गई सो मोस्ट प्रोबेबली बंदे को या बंदी को ल्यूपस है। एंड मोस्ट बंदी को जनरली 9:1 द रेशियो वे रिमेंबर। एंड अगर कुछ दूसरी एंटीबॉडीज हैं, अगर वो पॉजिटिव आ रही हैं तो इसको ल्यूपस है, बट एज अ पार्ट ऑफ सम अदर कनेक्टेड टिश्यू डिजीज सिंड्रोम, राइट। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले एएनए क्या है उसको समझ लेते हैं। एएनए इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, यानी कि न्यूक्लियस एंड रिलेटेड एंटीजन के अगेंस्ट जो है जो एंटीबॉडी बन रही है, जो कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस और उसके रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें इतने सारे एंटीजन हैं, उसके अगेंस्ट इतनी सारी एंटीबॉडीज हैं ये सारी। तो एएनए इज लाइक अ ब्रॉड टर्म जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी एंटीबॉडीज आती हैं। तो मान लो मेरे पास एक पेशेंट आया एंड मुझे उसे क्लिनिकल फीचर से लग रहा है कि इसको मोस्ट प्रोबेबली तो कनेक्टेड टिश्यू डिजीज है, बट दो तीन ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं मे बी उसकी भी डिजीज हो सकती है पर्टिकुलर। तो मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगी कि मैं कैसे ये जो कनेक्टेड टिश्यू डिजीज वाला वर्ल्ड है इसके अंदर एंट्री मारूंगी। फॉर दैट वी हैव दिस एएनए। जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो मेरे पास पेशेंट आ गया, मुझे अब इन्वेस्टिगेट करना है ताकि मैं रूल आउट कर सकूं कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि उसको कनेक्टेड जो डिजीज़ की बीमारी है या फिर उसको ऑर्गन सिस्टम ए इन्वॉल्व है या ऑर्गन सिस्टम बी इन्वॉल्व है। तो जब मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूँगी तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं एंड उसमें वी चेक फॉर एएनए। एएनए में हम तीन चीज़ें देखते हैं, पैटर्न, इंटेंसिटी एंड टाइटर। तो इन इन तीनों चीज़ के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि एएनए पॉजिटिव है या एएनए नेगेटिव है। अगर एएनए पॉजिटिव आ रहा है तो वी इन अ वे एंटर द वर्ल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, यानी कि इसको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है बंदे या बंदी को। कौन सी है वो स्पेसिफिकली अभी हमें नहीं पता है, वो आगे और एंटीबॉडीज का हम लोग प्रोफाइल कराएंगे और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा, जिसको हम लोग एएनए प्रोफाइल बोलते हैं। सो अभी हमें इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाना है, अभी मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बता दिया ताकि तुम्हें एक आइडिया लगे कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटीबॉडीज, राइट। कुछ एंटीबॉडीज हैं जो मैंने बताया दैट आर स्पेसिफिक फॉर एसएलई, ल्यूपस एंड अदर एंटीबॉडीज दे आर अ पार्ट ऑफ सिंड्रोम जिसमें एसएलई इज आल्सो वन ऑफ देम। सो सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक की बात करेंगे। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटो एंटीबॉडीज ऑफ ल्यूपस, एएनए, नॉन एएनए। in ANA specific and non-specific. In specific, what do we have? हमारे पास चार एंटीबॉडीज हैं मेनली। we have anti DSTNA, we have anti Smith, we have anti SM antibodies and we have anti nucleosome antibodies। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंटी DSTNA और एंटी स्मिथ की बात जो है साथ में करते हैं। चारों स्पेसिफिक हैं, एंटी DSTNA एंटी स्मिथ भी स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि अगर ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गई सो वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ल्यूपस, मेनली ल्यूपस। सो अभी इसमें जो एंटी स्मिथ एंटीबॉडी है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो इससे हम ये सोच सकते हैं या ये पिक्चर बना सकते हैं कि एंटी स्मिथ एंटीबॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू एंटी DSTNA एंटीबॉडी। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज एंटी स्मिथ एंटीबॉडी जो है सिर्फ 25% एसएलई यानी ल्यूपस के पेशेंट्स में पॉजिटिव आता है। मैंने अभी क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर 100 एसएलई के पेशेंट्स आए मेरे पास, 100 एसएलई के पेशेंट्स आए मतलब उनको एसएलई है, मुझे नहीं पता कि उनको एसएलई है बट इन रियलिटी उनको एसएलई है। ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सपना नहीं आया था कि उनको एसएलई है, तो मुझे नहीं पता कि उनको एसएलई है। अभी मुझे देखना है कि उनको एसएलई है या नहीं है, तो मैंने एंटी स्मिथ एंटीबॉडी कराया, तो उसमें सिर्फ 25 पेशेंट्स में एंटी स्मिथ एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा। इसका क्या मतलब है कि मैं
जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसे लगेगा कि अच्छा 25 लोगों में पॉजिटिव आ गया यार, ये तो स्पेसिफिक है, सो मुझे इन 25 लोगों को ट्रीट करना है, बाकी 75 में नहीं है। बट दैट्स नॉट द केस। बाकी 75 भी एसएलई वाले पेशेंट्स थे, मैंने उन्हें ट्रीट नहीं किया, मैंने गलती कर दी। बट यहाँ पे एंटी डीएसडीएनए कैसे बेटर होता है, बिकॉज ये 75% ऑफ एसएलई पेशेंट्स में पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर मेरे पास 100 एसएलई के पेशेंट्स आएंगे एंड मैंने उनमें एंटी डीएसडीएनए किया, तो 75 जो पेशेंट्स हैं उनमें एंटी डीएसडीएनए जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो मैं 75 पेशेंट्स को ट्रीट करूंगी एंड बाकी 25 को भी छोड़ूंगी नहीं ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंटी डीएसडीएनए जो है वो डिजीज एक्टिविटी के बारे में बताता है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में तुम्हें बताया कि जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं तो हम वहाँ पर 3 चीज़ें देखते हैं। क्या देखते हैं? टाइटर, इंटेंसिटी एंड पैटर्न। तो जो टाइटर है, इट टेल्स अस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। कंसंट्रेशन से हमें पता चलेगा कि वो एंटीबॉडी कितनी है हमारी बॉडी में। एंड एंटी डीएसडीएनए के कंसंट्रेशन से हमें क्या पता चलता है? डिजीज का प्रोग्रेशन, डिजीज की सिवियरिटी। ऑल्सो एंटी डीएसडीएनए एंटीबॉडी जो है वो नेफ्राइटिस और वास्कुलाइटिस के होने के चांसेस के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, अगेन डिजीज प्रोग्रेशन एंड सिवियरिटी। तो हमने 2 स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की बात कर ली। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ऑटो एंटीबॉडीज ऑफ एसएलई, एएनए, नॉन एएनए, एएनए में स्पेसिफिक एंड नॉट सो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में 4 एंटी डीएसडीएनए, एंटी स्मिथ, एंटी एसएम, एंटी न्यूक्लियोसोम। एंटी डीएसडीएनए, एंटी स्मिथ की हमने बात कर ली, 75%, 25%, राइट। नाउ उसके अलावा एंटी न्यूक्लियोसोम होता है, वो भी स्पेसिफिक है। एंटी एसएम एंटीबॉडी इज आल्सो स्पेसिफिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन स्पेसिफिक वाले, यानी कि एसएलई है बट it is like part of some other syndrome, other connective tissue disease, or as a part of a bigger picture. So उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एंटी यूएनआरएनपी एंटीबॉडी। अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसको मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इसको कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, तो मैंने एएनए कराया, एएनए पॉजिटिव आया, एंड नाउ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, देन आई लेट्स सपोज आई एम गोइंग फॉर एंटी यूएनआरएनपी एंटीबॉडी एंड वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि उसको एसएलई है? नहीं। इसका मतलब ये है कि उसको एसएलई तो है बट एज अ पार्ट ऑफ अ मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, यानी कि उसको मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू डिजीज साथ में है जिसमें से एसएलई इज अ पार्ट, राइट। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन स्पेसिफिक, जिसमें हमने एंटी यूएनआरएनपी एंटीबॉडी की बात करी। नेक्स्ट इज एंटी एसएसए, एंटी एसएसबी, दैट इज एंटी रो एंड एंटी ला। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो अगर मान लो मैं एक्चुअली, हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो एएनए हमने करा दिया, एएनए पॉजिटिव आ गया, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग एएनए प्रोफाइल भेजते हैं जो कि हम लोग इम्यूनोब्लॉट की मदद से करते हैं। तो जो हम इम्यूनोब्लॉट की मदद से करते हैं तो उसमें ये सारी एंटीबॉडी जो है साथ में चेक हो जाती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि मुझे अलग अलग भेजना है, एक रिजल्ट आता है उसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव वो पता चलता है। तो मान लो उसमें एंटी एसएसए, एंटी एसएसबी पॉजिटिव आ रहा है, यानी एंटी रो, एंटी ला, जो इसका दूसरा नाम है, वो पॉजिटिव आ रहा है। तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि इस पेशेंट को सेकेंडरी जोगरेन सिंड्रोम है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैंने बोला कि ये एसएलई में पाई जा रही है, ये एसएलई में पाई जा रही है एज स्पेसिफिक फॉर एसएलई और पार्ट ऑफ बिगर पिक्चर। सो सेकेंडरी जोगरेन कहाँ से आ गया यहाँ पे? बेसिकली जोगरेन सिंड्रोम 2 टाइप का है, प्राइमरी, सेकेंडरी। जो सेकेंडरी वाला है इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, यानी कि पहले कोई और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हुआ जिसकी वजह से जोगरेन सिंड्रोम आया। मोस्ट कॉमन कॉज इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कि मतलब किसी को आरे हुआ उसके बाद उसको जोगरेन सिंड्रोम हो रहा है, जिसको हम लोग सेकेंडरी जोगरेन बोल रहे हैं। बट द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज एसएलए। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एंटी रो और एंटी ला एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो एंटी रो और एंटी ला एंटीबॉडीज हैं गुड प्रोग्नोसिस को भी इंडिकेट करते हैं। ऑल्सो प्रेगनेंसी में एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, दैट इज अगर ये प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आ रही है दैट इंडिकेट्स न्यूनेटल ल्यूपस एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट ब्लॉक। ये चीज़ याद कर लेना। एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मान लो मेरे पास 100 एसएलई के पेशेंट्स हैं, ठीक है। उन एसएलई के पेशेंट्स को मुझे पहले मैंने उनमें एएनए कराया, ठीक है। तो एसएलई के पेशेंट्स हैं तो उनमें कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है तो एएनए पॉजिटिव आना चाहिए। बट होता क्या है, सिर्फ 97% केसेस जो हैं उनमें एएनए जो है वो पॉजिटिव आता है। मतलब ये सिर्फ तो नहीं है, 97% केसेस जो है उनमें एएनए पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी 3% केसेस जो है उनको एसएलई नहीं है। नहीं ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मेरे पास 100 एसएलई के पेशेंट्स आए हैं। तो बाकी जो 3% केसेस हैं जिनको एसएलई है बट एएनए नेगेटिव एसएलई है, यानी कि एएनए जो है उनमें नेगेटिव आया था बट उनको एसएलई है, सो दैट्स एएनए नेगेटिव एसएलई। तो ये जो 3% केसेस हैं
जो कि ANA नेगेटिव SLE है, उनमें जो एंटी रो एंटीबॉडी है वो पक्का पॉजिटिव आ रही है। तो अगर मान लो कि मैंने ANA कराया SLE पेशेंट में एंड वो नेगेटिव आ रहा है, तो SLE को रूल आउट करने के लिए मैं एंटी रो 52 एंटीबॉडी कराऊंगी। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, सो दैट इंडिकेट्स ANA नेगेटिव lupus. Okay, that was all about anti-Ro and anti-La. So we are talking about ANA, non-ANA, specific, non-specific. In specific, we talked about anti-dsDNA, anti-Smith, anti-SM antibody and also anti-nucleosome. And non-specific अभी हमने anti-UNRNP antibody की बात की है, जो कि mixed connective tissue disease से associated है, and we also talked about anti-Ro and anti-La. Next हमारा क्या आता है? Anti-centromere antibody, जो कि SLE को इंडिकेट करती है, बट एज अ पार्ट ऑफ क्रेस्ट सिंड्रोम, राइट। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, जो कि ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस को इंडिकेट कर रही है। तो हमने किस चीज़ की बात कर ली? वी टॉक्ड अबाउट एंटी UNRNP एंटीबॉडी, एंटी SSA, एंटी SSB एंड ऑल्सो एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, जो कि ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस को इंडिकेट कर रही है, एंड एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। ये अभी हम लोग नॉन स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। एंटी न्यूक्लियोसोम, एज आई टोल्ड, इज स्पेसिफिक, एंटी SM एंटीबॉडी इज ऑल्सो स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज एंटी राइबोसोमल P एंटीबॉडीज, ठीक है। तो मान लो कि मैंने उसका ANA प्रोफाइल कराया, उसमें मुझे एंटी राइबोसोमल P एंटीबॉडी जो है पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? एंटी राइबोसोमल P एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा है, ऑल्सो वी विल कोरिलेट विद द क्लिनिकल फीचर्स। तो यानी कि उस पेशेंट को न्यूरो SLE होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसके क्लिनिकल फीचर्स में मैं बाद में बात करूँगी। डिप्रेशन एंड साइकोसिस जो है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेट करता है। अभी जो न्यूरो SLE होता है, लेट्स थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। न्यूरो SLE में बेसिकली कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, जिसमें से हमारा एक एंटी राइबोसोमल P एंटीबॉडी हो गया, एंड बट द मोस्ट कॉमन जो होता है, मोस्ट कॉमन, लाइक मेरे पास एक पेशेंट आएगा विद द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ न्यूरो SLE, सो जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी आई थिंक अबाउट वुड बी एंटी ग्लूटामेट एंटीबॉडी, बट इट इज अ नॉन ANA, सो मैंने उसको इधर मेंशन कर रखा है, ठीक है। एंड एंटी राइबोसोमल P इज ANA, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक में मैंने किस किस की बात कर ली? आई टॉक्ड अबाउट एंटी UNRNP एंटीबॉडी, एंटी SSA, एंटी SSB, that's anti-Ro, anti-La, anti-centromere, anti-histone, and anti-ribosomal P. Apart from that, we also have anti-Cu, anti-PCNA, जो कि बेसिकली ल्यूपस का एसोसिएशन शो करते हैं, एंड एंटी-Jo1 एंटीबॉडी, जो कि एंटी-सिंथेटिक सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा है, एंड एंटी-PMSSC, एंटी-MI2। देखो ये तुम्हें सारे रटने हैं, ओके। मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक न्यूमोनिक भी प्रोवाइड करा दूंगी, अगर तुम्हें नहीं याद हो रहा है तो, बट कोशिश करना कि तुम्हें ऐसे ही याद रहे, ताकि तुम्हें एक का जो एसोसिएटेड सिंड्रोम है वो भी याद हो जाए। एंटी-MI2, देन वी हैव एंटी-न्यूक्लियोलर। एंटी-न्यूक्लियोलर जो है वो भी ओवरलैप सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, बट एक पर्टिकुलर ओवरलैप को इंडिकेट करता है, विच इज पॉलीमायोसाइटिस SLE 70 ओवरलैप। एंटी-न्यूक्लियर हो गया। देन वी हैव एंटी-SCL 70, जो कि स्टेरोडर्मा को इंडिकेट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ANA, विच इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, जिसके अंदर ये तुम्हारी पूरी लिस्ट है। फिर से फोटो लेनी है तो ले लो, जिसके अंदर भी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। नाउ हमारे पास बिगर में नॉन ANA आते हैं, ANA नॉन ANA, ऐसे टॉक्ड अबाउट। ANA हमने खत्म कर दिया। नाउ नॉन ANA में हमारे पास है एंटी फॉस्फोलिपिड। तो बेसिकली एंटी फॉस्फोलिपिड आएगा तो वी विल थिंक अबाउट APS। तो बेसिकली जो SLE के 1/3 केसेस होते हैं उनमें APS भी होता है अलॉन्ग विद SLE। देन एंटी RBC एंटीबॉडी, यानी कि SLE है अलॉन्ग विद ऑटो इम्यून हेमोलिटिक अनीमिया। देन वी हैव एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी, जो कि सेकेंडरी ITP कॉज करेगा इन अ पेशेंट ऑफ SLE, एंड न्यूरोनल एंटीबॉडीज एज आई टॉक्ड अबाउट, एंटी ग्लूटामेट एंटीबॉडी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने क्या बात की? वी टॉक्ड अबाउट ऑटो एंटीबॉडीज इन SLE, विच कैन बी ANA, नॉन ANA, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। एंड नॉन ANA में एंटी फॉस्फोलिपिड, एंटी RBC, एंटी प्लेटलेट, एंटी ग्लूटामेट एंटीबॉडी, ठीक है। ऑटोइम्यून हेमोलिटिक अनीमिया, सेकेंडरी ITP। इधर नॉन स्पेसिफिक वाले के नाम थोड़े ज़्यादा हैं, कोशिश करना याद हो जाए, नहीं हो जाए तो टेल मी, मैं कुछ जुगाड़ निकालूंगी। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू, बाय।